हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं राहुल गंगवार आज आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक। ठीक है, तो नाभिक है चैप्टर का नाम, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाभिक होता क्या है, उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, तो जिसमें से कुछ अल्फा कण थे वो तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी को यानी कि सोने की पन्नी से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आए। इससे यह सिद्ध हुआ कि वहां पर एक बहुत सारा धनावेश स्थित है, बहुत सारा धन भाग स्थित है और इसी धनावेशित भाग को उन्होंने नाभिक का नाम दिया। तो नाभिक की संरचना होती कैसी है, तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णों के प्रयोग में ये पता लगाया कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में ये पता लगाया कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि नाभिक उदासीन होता है। ठीक है, नाभिक उदासीन होता है। रदरफोर्ड की इस परिकल्पना को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा था नाभिक की संरचना के फेवर में, नाभिक की संरचना के पक्ष में इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनना। तो और ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋणावेश होता है वो आपका होता है प्रोटॉन के धनावेश के बराबर रदरफोर्ड के अनुसार, जिससे ये सिद्ध हुआ कि नाभिक जो है आपका उदासीन होगा। तो रदरफोर्ड की इस परिकल्पना को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिकल्पना भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के दोष क्या थे, तो दोष थे आपके इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होते। सबसे पहला दोष ये था जो कि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला दोष तो यही था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि वे नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, वे नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और दूसरा था कि नाभिक कभी उदासीन नहीं होता है। दूसरा जो बताया था रदरफोर्ड ने कि नाभिक उदासीन होता है, तो यहीं पे उनकी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि नाभिक कभी उदासीन नहीं होता है। एक तरफ तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि वो बहुत ही धनावेशित भाग है, उसको हम नाभिक का नाम दे देते हैं, और फिर उन्होंने ये बता दिया कि नाभिक उदासीन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। ठीक है, नाभिक कभी उदासीन नहीं होता, वह एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना। अब आता है आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। तो सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। कितने में हुई? सन 1932 में। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, बल्कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, न्यूट्रॉन बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है, तो इसलिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, केवल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम तत्वों का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो केवल तत्वों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जब परमाणु प्रोटॉनों की संख्या जोड़ देंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे, वो आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अब प्रोटॉनों की संख्या आपकी हो जाएगी
परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब किसी भी परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, परंतु संपूर्ण परमाणु आपका उदासीन होता है, इसलिए नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन के धनावेश के बराबर ऋणावेश उपस्थित रहता है, अतः प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो नाभिक धनावेशित होता है परंतु संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों का आवेश जोड़ेंगे, नाभिक का आवेश जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों का जब आवेश जुड़ेगा तो वो चीज उदासीन हो जाएगी आपकी, ठीक है, वो परमाणु आपका उदासीन हो जाएगा, इसलिए आपका जो पूरा परमाणु होता है वो उदासीन होता है, इसलिए नाभिक के चारों ओर प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर ऋणावेश उपस्थित रहता है, अतः प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। लेकिन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना है। अब हमें देख लें कि नाभिकीय आकार होता कैसा है। नाभिकीय आकार क्या होता है, तो किसी नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, किसी नाभिक का आयतन उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो नाभिक का जो आयतन होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा न्यूक्लियॉन के। नाभिक का आयतन होगा आपका 4 4/3 पाई आर क्यूब अनुक्रमानुपाती 1 है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहां पर नियतांक आ जाएगा आर ओ, ठीक है, तो 4/3 पाई आर ओ ए यहां पर नियतांक आ गया, जहां आर ओ आपका नियतांक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है, और आर ओ बराबर आपका हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। और आर क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं R0A या ROA, या आर बराबर हम लिख सकते हैं R0 की घात 1/3 इंटू A की घात 1/3, ठीक है। अब आता है आपका परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU। तो AMU क्या होता है, जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम AMU कहते हैं, ठीक है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम AMU कहते हैं। एक AMU बराबर होता है आपका 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये तो था परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, ठीक है। एक AMU में इतने होते हैं, एक MU में कितने किलोग्राम होते हैं, 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। अब आता है आपका नाविकों का वर्गीकरण। नाविक का वर्गीकरण, नाविक किन किन भागों में बटा होता है, तो नाविक के निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 समस्थानिक या समप्रोटॉनिक भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे दो तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे दो तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लें हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, यहाँ पर परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन में देख लें 8O16 8O17 8O18, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपका सेम है, एटॉमिक मास चेंज हो गया है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपकी चेंज हो गई है। नियोन का एग्जांपल देख लें तो 10 नियोन 20 10 नियोन 21 10 नियोन 22, तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक आपका सेम है, एटॉमिक मास चेंज हो गया, यानी कि परमाणु द्रव्यमान आपका चेंज हो गया। क्लोरीन का उदाहरण देख लें तो 17Cl35 17Cl37 होता है, यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक सेम है, एटॉमिक मास चेंज है, यानी कि द्रव्यमान संख्या आपकी चेंज है। यूरेनियम का देख लें तो 92 यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 238, तो 92 यहाँ पे सेम है और एटॉमिक मास चेंज है, ठीक है।
अब आते हैं समस्थानिकों के गुण। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, रासायनिक गुण भी समान होंगे, ठीक है। अब आता है आपका संभारिक। संभारिक यानी कि न्यूक्लियोनिक क्या होता है? तो ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं बल्कि संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। जैसे 1H3 2He3 8O17 9F17 6C14 7N14, ठीक है। तो गुण इसके क्या हो जाएंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इनमें न्यूक्लियॉन समान होते हैं, इनमें रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, इनमें न्यूक्लियॉन समान होते हैं, इनमें रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक आ जाता है समन्यूट्रॉनिक। तो ऐसे दो तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे दो तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब आपका एग्जाम्पल देख लें तो 3Li7 4Bi8 4Be8 1H3 2H4 11Na23 12Mg24। तो देखिए यहाँ पे 7 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 4 आएगा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान में से हम द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक निकाल देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे तब भी 4 यहाँ पे बचेगा। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो गई। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो भी 2 बचेगा। तो यहाँ पर भी आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों में सेम हो गई। अब देखिए Na23 में और 11Na23 में और 12Mg24 में हम देख लें तो 23 में से 11 घटाते हैं तो 12 आएगी न्यूट्रॉनों की संख्या, और 24 में से 12 घटाते हैं तब भी 12 आएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। तो ये आपके सम न्यूट्रॉनिक होंगे, ठीक है। ये आपके सम न्यूट्रॉनिक होंगे, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। अब आपका आता है अगला टॉपिक रेडियो एक्टिवता। तो सन 1896 में वैज्ञानिक बैकरल ने देखा कि यूरेनियम से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती हैं जो अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश कर जाती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं तथा इस घटना को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं, ठीक है। तो सन 1896 में वैज्ञानिक बैकरल ने देखा कि यूरेनियम से कुछ अदृश्य किरणें हैं वो स्वतः ही निकलती हैं जो अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश कर जाती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है आपकी उस पर प्रभाव डालती हैं। तो इन किरणों को ही रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं तथा इस घटना को ही हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस प्रकार से यूरेनियम था आपका, इसमें से अदृश्य किरणें निकली। तो रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन किया। उनके अनुसार रेडियो एक्टिव तत्व से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा किरणें अथवा अल्फा कण कह सकते हैं। तो जो कण वैद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं आपके अल्फा कण कहलाते हैं। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक है। तो जो कण वैद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं अल्फा कण कहलाते हैं। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक है। अल्फा कण 2He4 तथा इन पर इलेक्ट्रॉन का दोगुना आवेश उपस्थित होता है। अल्फा कण में भार होने के कारण इनकी चाल प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होती है। अल्फा कण में भार होने के कारण इनकी चाल प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होती है। अब आता है आपका बीटा कण या बीटा किरणें या बीटा कण। तो जो कण धन दिशा की ओर विक्षेपित होते हैं बीटा कण कहलाते हैं। बीटा कण को तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन -1E0। बीटा कण की चाल प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है, यानी कि -1 बीटा 0 हो सकता है आपका। बीटा कण की जो चाल होगी प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है, ठीक है।
अब आते हैं आपके गामा कण या गामा किरणें। तो वे कण जो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं गामा कण कहलाते हैं। ये वैद्युत उदासीन होते हैं तथा प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका रेडियो एक्टिव क्षय। तो रेडियो एक्टिव क्षय क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा कणों का क्षय। ठीक है, तो जब किसी तत्व में से एक अल्फा कण निकलता है, जब किसी तत्व में से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। जैसे 92 यूरेनियम 238 में से हमने एक अल्फा कण निकाला तो 90 थोरियम 234 हो जाएगा, प्लस परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई तो 2 इस प्रकार से निकाल लिया। हीलियम आपका बन के आ जाएगा और परमाणु भार में 4 की कमी हुई तो इस टाइप से हमने 2He4 आपका निकल के आ गया हीलियम के रूप में। ठीक है, अब आपका आएगा बीटा कण का क्षय। तो जब किसी तत्व में से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रॉनो कण भी निकलता है। जैसे 90 थोरियम 234 है, इसमें से हम एक बीटा कण निकालेंगे तो इसमें परमाणु क्रमांक में जो होगी आपकी 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 91 प्रोक्टेनियम 234 हो जाएगा, प्लस -1 बीटा 0 आपका निकल के आया, प्लस एक एंटी न्यूट्रॉनो आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बीटा कण का क्षय होगा। एंटी न्यूट्रॉनों पर आवेश जो होता है वो 0 होता है, द्रव्यमान भी आपका 0 होगा। ठीक है, अब आता है गामा कणों का क्षय। तो जब किसी तत्व में से एक गामा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परंतु गामा कण के उत्सर्जन से तत्व उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, परंतु गामा कण के उत्सर्जन से आपका जो तत्व होता है वो उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, अब आता है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो इस टाइप से यदि कोई आपका t समय है और परमाणु की संख्या n है, ठीक है, यदि हम समय में वृद्धि कर दें तो परमाणु जो होगा, परमाणु की संख्या आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, यदि हम समय में वृद्धि कर दें तो परमाणुओं में संख्या कम हो जाएगी। थ्योरी पढ़ लेते हैं। माना किसी क्षण किसी तत्व में परमाणु n है तो समय बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं की संख्या कम होती है, अतः रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर प्रारंभिक परमाणुओं के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर प्रारंभिक परमाणुओं के अनुक्रमानुपाती होती है। विघटन की दर होगी आपकी dN/dt, अनुक्रमानुपाती होगी -n के। dN/dt इक्वल टू यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा n हो जाएगा, dN/n लिख लेंगे, ये n आपका यहाँ पे आ जाएगा, बराबर -λ/dt हो जाएगा, जहाँ लैम्डा एक नियतांक है जिसे 6 नियतांक कहते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे समाकलन करने पर, तो dN/n का हमने इंटीग्रेशन कर दिया इक्वल टू लैम्डा को हमने बाहर निकाल लिया, -λ हमने बाहर निकाल लिया और dt का समाकलन कर दिया। ठीक है, समाकलन करने पे क्या आएगा आपका, dN/n का आएगा log e/n बराबर -λt प्लस c नियतांक। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण 1 मान लेंगे। माना t बराबर 0 हो और n बराबर n0 हो। ठीक है, तो log e/n 0 इक्वल टू सी, समीकरण 1 से देखेंगे हम, log e/n बराबर λt प्लस c की जगह हम ये मान रख देंगे log e/n 0। अब यहाँ पर log e/n 0 को हम यहाँ पे ले आएंगे, log e/n माइनस log e/n 0 बराबर λt। ठीक है, λt बराबर हम निकाल लेंगे तो ये सूत्र होता है m/n का log का, तो ये बटे में हो जाएंगे log e/n बटा n0। ठीक है, n अब इसको हम e बेस में ले आएंगे। ठीक है, तो n बटा n0 हो जाएगा बराबर e की घात माइनस डेल्टा t हो जाएगी, या n बराबर हम लिख सकते हैं n0 e की घात माइनस डेल्टा t। अब आता है, तो इस प्रकार से ये रदरफोर्ड और सोडी का नियम हो गया। ठीक है, अब आती है आपकी पदार्थ की सक्रियता। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता उसमें
उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो होती है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे R से शो करते हैं। R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा N के। सूत्र हो जाएगा आपका R बराबर R0 e की घात माइनस डेल्टा टी। अब आता है आपका अर्धायु। तो अर्धायु ऐसा समय होता है जिसमें किसी तत्व की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। ऐसा समय जिसमें किसी तत्व की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है अर्धायु काल कहलाता है। इसे टी से या टी हाफ से शो करते हैं। इसे कैपिटल टी से या स्मॉल टी हाफ से शो करते हैं। अर्धायु के लिए n0 जो होगी प्रारंभिक मात्रा होगी, क्योंकि t बराबर आपका 0 होगा, समय कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय के उपरांत अगर हम देखें तो जो परमाणु की संख्या होगी वो n हो जाएगी कुछ समय के उपरांत, ठीक है। तो n0/2 लिख सकते हैं क्योंकि अर्धायु काल है, प्रारंभिक मात्रा की आधी करनी है, बराबर n0 e की घात माइनस डेल्टा टी, ठीक है। अब n0 से n0 कैंसिल कर दिया हमने, 1/2 बराबर e की घात माइनस डेल्टा टी लिख दी। घात को जब उल्टा करेंगे इस टाइप से हो जाएगा, 2 आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ये e डेल्टा टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका माइनस का था ये प्लस हो गया, e डेल्टा टी बराबर 2। अब डेल्टा टी आपका e जो है वो बेस में चला जाएगा, log e बेस 2 हो जाएगा। डेल्टा टी log e बेस 2 का मान होता है 0.6931, ठीक है। तो t बराबर आपका निकल के आ जाएगा 0.6931 अपॉन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा t बराबर 0.6931 और t बराबर हमने निकाल दिया तो 0.6931 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये अर्धायु काल व क्षय नियतांक में संबंध है। माना t बराबर 0 पर परमाणु की संख्या n0 हो तो n अर्धायु कालों के बाद परमाणु की संख्या आपकी ये हो जाएगी n बराबर n0 1/2 की घात n, ठीक है। t बराबर 0 पर आपकी प्रारंभिक मात्रा थी n0, t समय में आपकी मात्रा हो जाएगी आपकी n0/2 बराबर हम लिख सकते हैं n0 1/2 की घात 1। समय यदि दुगना हो तो n0/4 हो जाएगा बराबर n0 1/2 की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। समय अगर तिगुना हो तो n0/8 बराबर n0 1/2 की घात 3 हो जाएगा। समय यदि n हो, ठीक है, n समय में क्या होगा तो nt यहाँ पे परमाणु की संख्या जो होगी n होगी बराबर n0 1/2 और n हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये सूत्र निकल के आ जाएगा n बराबर n0 1/2 की घात n, ठीक है। अब आता है n अर्धायु काल के बाद पदार्थ की सक्रियता, ठीक है। n अर्धायु काल के बाद पदार्थ की जो सक्रियता होगी R बराबर R0 1/2 की घात n होगी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ औसत या माध्यायु, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत या माध्यायु, तो क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को ही रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से शो करते हैं, टाउ बराबर 1/λ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका औसत या माध्यायु काल निकल के आ गया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक आपका जो होता है वो क्यूरी होता है। एक क्यूरी में 3.7 × 10 की घात 10 बैक्यूरेल होते हैं। एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10 की घात 10 बैक्यूरेल। एक बैक्यूरेल में 1 विघटन बटा सेकंड होता है, ठीक है। तो